वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस के आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब? होप यू आर स्टडीइंग वेल। हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, क्लास 10th ज्योग्राफी 4th चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन एंड आंसर। हम स्पेशली आपके लिए एक वीडियो हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन आंसर का इसलिए लेके आते हैं ताकि आपके कॉम्प्रिहेंशन में कहीं कोई दिक्कत ना हो। कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो, समझने के लिए पढ़ते हो, ये सब अच्छी बात है, लेकिन अल्टीमेटली तो आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो यही प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि क्वेश्चन के आंसर दें तो उसमें लिखे क्या। कई बार कुछ शब्द रह जाते हैं, कई बार कुछ डेटा, कुछ फैक्ट रह जाते हैं। तो वो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करने के लिए हम क्वेश्चन आंसर के लिए भी आपके लिए अलग से वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 4th जो कृषि है, एग्रीकल्चर, उसका क्वेश्चन आंसर का सेशन। सबसे पहले एमसीक्यूज हैं आपके, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, जिसको हम प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं, है ना। एक ही क्षेत्र जो है उगाई जाती है। तो स्थानांतरित कृषि, तो स्थानांतरित कृषि क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह जाकर आज यहाँ कर ली, फिर कल वहां कर ली। रोपण कृषि यानी प्लांटेशन, जहाँ बड़े सारे क्षेत्र में रोपण किया जाता है पौधों का और फिर खेती की जाती है। बागवानी, वो तो छोटे में भी हो सकती है, और गहन कृषि, इंटेंसिव, तो इसमें से सही आंसर इसका होगा रोपण कृषि। ठीक है ना। Which one of the following refers to the farming system in which only one crop is grown over a wide area? जैसे आप चाय देखते हो, कॉफी देखते हो, गन्ना देखते हो, ये सब प्लांटेशन का उदाहरण है। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नहीं होगा, हॉर्टिकल्चर भी नहीं होगा, इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी नहीं, प्लांटेशन इज द राइट आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो आपको पता है कि चावल, मोटे अनाज और कपास तीनों ही जो है वो खरीफ की फसल है। तो चना जो है वो रबी की फसल है। चना जो है उसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप? राइस, कोरस ग्रेन्स एंड कॉटन ऑल आर द खरीफ क्रॉप। सो ग्राम इज द राइट आंसर बिकॉज इट इज ग्रोन इन द रबी सीजन। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो आपको पता होगा कि मोटे अनाज जो होते हैं वो उनके बालियां लगती हैं। ज्वार भी अनाज की तरह आता है तो उसकी भी बाली लगती है। तिल की फलियां नहीं होती, छोटे छोटे सॉकेट्स होते हैं जिसमें से तिल निकलते हैं, लेकिन दालें जो होती है वो फलियों में लगती है। तो दालें जो है इसका सही आंसर होगा। Which one of the following is a leguminous crop? Jowar, sesame, chorus, all are wrong. Pulses are the right answer. तो ये हैं इसके राइट आंसर्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है 30 शब्दों में देने हैं। जो छोटे आंसर्स होते हैं ना उनके बारे में। एक पेय फसल का नाम बताइए। पेय फसल किसे कहते हैं? जिसको हम पीते हैं, खाते नहीं है। ऑल द क्रॉप्स वी ऑलवेज यूज फॉर फूड, लेकिन ये एक बेवरेज है। तो पेय फसल का नाम बताओ। उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण। छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको वर्ड टू वर्ड ही आंसर देना है। जब छोटे क्वेश्चन है, वर्ड लिमिट दी हुई है तो आपको बहुत ज्यादा उसमें नहीं लिखना होता है। चाय भारत का एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है और प्रमुख वाणिज्यिक फसल भी है। ठीक है। चाय उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियां क्या क्या हो सकती है? एक तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी, ये आपको मैंने बताया था। ये सारे आपको वीडियोस में बताए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपका रिवीजन हो रहा है साथ साथ, ठीक है ना। सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्र, जहां से पानी जल्दी से निकल जाए। पानी पूरे साल चाहिए चाय के पौधों को, लेकिन उनकी जड़ों में इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे क्षेत्र चाहिए जहां से पानी निकल जाए। तो खास करके जो स्लॉप वाले एरियाज होते हैं वो चाय के लिए सही रहते हैं। वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु, पूरे साल जलवायु ऐसी रहे कि उष्ण भी रहे, गर्मी भी रहे, नम भी रहे, ह्यूमिडिटी पूरी रहे, लेकिन पाला नहीं पड़े, बिल्कुल भी बर्फ नहीं पड़े या ओस नहीं पड़े। वर्ष भर समान रूप से वर्षा की बौछारें पड़ती रहे, यानी कि नमी पूरी चाहिए चाय के पौधे जब उगाए जाते हैं। तो क्वेश्चन इज, नेम ए बेवरेज क्रॉप एंड गिव द ज्योग्राफिकल कंडीशंस फेवरेबल फॉर इट्स ग्रोइंग। So tea is an important beverage of India
एंड ऑल्सो मेजर कमर्शियल क्रॉप। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जरूरी नहीं है कि हर बार बेवरेज ही दिया जाए, ये कह दिया जाए कि नेम कमर्शियल क्रॉप ऑफ इंडिया, तो भी आप यही आंसर लिख सकते हो। सो द फेवरेबल कंडीशन फॉर टी प्रोडक्शन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये जो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय होता है, यानी कि भूमध्य रेखा से लेकर और 66.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसके बीच का जो एरिया है वो चाय को उगाने के लिए बिल्कुल सही है। डीप सॉइल कंटेनिंग ह्यूमस एंड बायोमास, स्लोपिंग एरियाज विथ इजी ड्रेनेज, ताकि पानी उनकी जड़ों में जमा नहीं हो। वार्म, मॉइस्ट एंड फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर एंड रेन शावर इवनली थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जो है वर्षा होती रहनी चाहिए ताकि उन पौधों को प्रॉपर ह्यूमिडिटी मिल सके। नेक्स्ट है भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं। जिस तरह अभी बेवरेज के बारे में पूछा था, तो बेवरेज यानी ऐसी चीज है जिसको हम पीते हैं, पीने के काम में लेते हैं। अब बताना है खाद्य फसल और जहां ये पैदा की जाती है उसके स्थानों का विवरण दे। तो यानी करना क्या, आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। देखो वहां तो क्या पूछा था, फसल के नाम के साथ ये पूछा था कि उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस कौन सी है। यहाँ ये पूछा है कि कहाँ ज्यादा उगाई जाती है। तो चावल जो है वो भारत की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है और इसको किन क्षेत्रों में उगाया जाता है? उत्तर भारत के मैदान। क्यों? क्योंकि वहां पर गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। पूर्वोत्तर भारत में क्योंकि वहां बारिश अच्छी होती है। तटीय क्षेत्रों में क्योंकि ह्यूमिडिटी अच्छी रहती है और डेल्टा क्षेत्र बहुत उपजाऊ मिट्टी के कारण। तो ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं जो मैंने आपको जब पिछले वीडियोस में जब हमने पूरी तरह से पढ़ाई की थी, देखा था कि चावल कहाँ कहाँ उगाया जाता है, तो मैप के जरिए दिखाया है। अगर नहीं देखा है तो आप पहले वो देखिए ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि ये एरियाज क्यों चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। सो द क्वेश्चन इज name a food crop in India and give details of the areas where it is grown. Rice is a major staple food of India and it is grown in the following regions: plains of north, northeast India, coastal area and deltaic regions. Deltaic region इसलिए है क्योंकि एक तो वहां पानी की प्रचुरता होती है और दूसरा वहां पर नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी लेके आई जाती है वो अच्छे से बिछाई हुई होती है, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा उपजाऊ बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों के हित में सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न संस्थागत सुधार कार्यक्रमों का वर्णन बताइए। देखो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब मैंने जब आपको वीडियो में बताया गया था तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी थी, ठीक है, लेकिन आपको उतना नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि क्वेश्चन हम कौन सा कर रहे हैं जिसकी वर्ड लिमिट 30 वर्ड्स है, ठीक है ना। तो हमें 30 शब्दों से ऊपर जाना ही नहीं है और आपको हर एक आंसर पॉइंट टू पॉइंट देना है। मेन बात ये है। तो उनको अगर सूचीबद्ध किया जाए तो पहला तो है एमएसपी, जिसको हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कि हर फसल का इतना मूल्य तो मिलेगा ही, चाहे आप सरकार को बेचें चाहे आप किसी महाजन को बेचें। फिर उर्वरकों पर सब्सिडी। सब्सिडी क्या होती है ये भी आपको बता दिया था कि सब्सिडी होती है जब किसान कोई चीज खरीदता है तो उसकी कुछ लागत का कुछ हिस्सा जो होता है वो सरकार द्वारा उसे दे दिया जाता है। मान लीजिए उसने 1000 रुपए के उर्वरक खरीदे हैं, पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स खरीदे हैं, तो उस पर 100 से 200 रुपए सरकार अपनी तरफ से दे रही है, तो किसान की लागत कम आती है। उस कम होती लागत को या सरकार द्वारा दी जाने वाली उस सहायता को सब्सिडी कहा जाता है। फसल बीमा। बीमा क्या होता है कि अगर फसल बोई गई है और उसका बीमा करा लिया गया है तो जब फसल नहीं हो, किसी वजह से खराब हो जाए, तो फिर उसका मुआवजा जो है वो किसान को दिया जा सके। कम ब्याज वाले ऋण प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों की स्थापना। ये सरकार द्वारा ऐसे संस्थागत काम किए गए हैं जिससे किसानों को अपने बिजनेस में रिस्क कम से कम हो। प्रॉब्लम यही है क्योंकि भारतीय खेती को मानसून का जुआ कहा जाता है। जुआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई पता नहीं है कि सफल होगा कि नहीं होगा, पूरी तरह रिस्क लेकर किसान खेती करते हैं। तो ऐसे में कुछ इंस्टीट्यूशनल जो है सुधार सरकार द्वारा किए गए हैं, वो ये सब हैं। क्वेश्चन यही है, एनालिज द वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। तो सबसे पहला है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सेकंड है सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स। तीसरा है क्रॉप इंश्योरेंस और चौथा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स टू प्रोवाइड लो इंटरेस्ट लोन्स, ताकि किसान बाद में वो लोन चुकाए भी तो उसको इतनी समस्या नहीं आए, या फिर जो उसकी फसल अगर खराब हुई है तो इंश्योरेंस मिलने के बाद उस पैसे से वो लोन चुका सके और उस पर कोई ज्यादा आर्थिक बोझ नहीं पड़े। ठीक है।
इसके बाद एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया है, ये कई बार घुमा के भी पूछ लेते हैं कि अब तक हमने जो 3-4 क्वेश्चन देखे वो तो लगभग वही हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, लिखाए हैं या बुक में एग्जैक्टली दिए हुए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, ठीक है। अब क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हो, यानी कि इसका आंसर आपको सोच समझ कर देना है कि अगर खेती के लिए भूमि कम हो रही है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, उसके क्या परिणाम निकलेंगे, वो हमें बताना है। तो सबसे पहला, अगर खेती के लिए भूमि कम हो रही है तो सबसे पहला बुरा परिणाम तो यही निकलेगा कि भोजन की कमी हो जाएगी। भाई फसलें कम होंगी, अनाज कम होंगे, जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है तो भोजन की कमी तो इसका पहला कॉन्सिक्वेंस होगा ही। दूसरा, कीमतों में वृद्धि। आपने मांग और पूर्ति के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाई है तो आपको पता है कि अगर किसी चीज की सप्लाई कम होती है, अगर किसी चीज की पूर्ति कम होती है लेकिन मांग बढ़ती जाती है तो उसका असर सीधा उसकी कीमतों पर पड़ता है। तो होगा क्या कि वो जो भोजन पदार्थ होंगे, भोज्य पदार्थ, उनकी कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। आयात बढ़ने से अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा। अब अगर भोजन की कमी हो रही है, कीमतों में वृद्धि हो रही है तो हमें बाहर से मंगवाना पड़ेगा, दूसरे देशों से मंगवाएंगे यानी हम आयात करेंगे, तो दूसरे देशों से हम मंगवाएंगे और वो पैसा दूसरे देशों में जाएगा तो इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, इसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा। और बेरोजगारी में वृद्धि। आपको शुरू में ही बता दिया गया था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां की 55% के करीब जनसंख्या जो है वो कृषि पे डिपेंड करती है। तो ऐसे में अगर जोतों का आकार कम हो गया, ये भूमि कम हो गई जो जिसपे खेती की जाती है, तो होगा क्या, तो फिर बेरोजगारी में वृद्धि हो जाएगी। इतने लोगों को सरकार भी कब तक रोजगार दे पाएगी, है ना। सिर्फ कृषि का इलाका घटने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ कृषि पर ही प्रभाव पड़ेगा, उससे रिलेटेड उद्योगों पर भी प्रभाव पड़ेगा, उससे रिलेटेड और भी जो सेक्टर्स है उन सब पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। तो सीधे सीधे रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा कि बेरोजगारी में बहुत वृद्धि हो जाएगी। Day by day, the land under agriculture is decreasing. Can you imagine the consequences? So you have to imagine all the consequences. It is not written in the book or in the lesson. First will be the shortage of food. Second will be the rise in price of food. Third will be import increase will put stress on the economy. This is an important and harmful consequence we have to learn कि ध्यान में रखना है हमें कि ये सबसे बुरा consequence पड़ेगा कि जितना ज्यादा इंपोर्ट बढ़ेगा उतना ही ज्यादा हमारी इकोनॉमी पे प्रेशर पड़ेगा। राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे आ भी सकते हैं जिसमें आपको सोच समझ के जवाब देना होगा, तो ये एक ऐसा ही क्वेश्चन है। उसके बाद में ये सब क्वेश्चन तो वो थे जो 30 वर्ड्स में आपको देने थे। अब है क्वेश्चन जिनके आंसर आपको 120 वर्ड्स में देने हैं। देखो आपको वर्ड्स का पूरा ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है, कितने मार्क्स का है और उसका आंसर आपको कितने वर्ड्स में देना है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। तो अभी अभी हमने 30 वर्ड्स वाले में भी इसका आंसर पढ़ा है, लेकिन तब हमने आंसर नपा तुलाई दिया था, जितना छोटा मोटा देना था उतना ही, ठीक है ना। अब आंसर आपको 120 वर्ड्स वाले में पूछा है तो 120 वर्ड्स के हिसाब से आंसर देना होगा। 1980 और 1990 के दशक में एक व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। जब आप बड़े क्वेश्चन का आंसर देते हो ना तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्टरी लाइन लिखनी होती है, आपको उसकी परिचय की लाइंस लिखनी होती है, ताकि वो जो एक पृष्ठभूमि है, वो जो एक भूमिका बांधी जाती है किसी भी सवाल के जवाब के लिए, वो एग्जामिनर के लिए तैयार हो जाए। जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है, चाहे आपके टीचर आपकी क्लासरूम में कर रहे हो, चाहे आपके एग्जामिनर आपके एग्जाम की कॉपी चेक कर रहे हो, वो किसी भी आंसर से इम्प्रेस तभी होंगे जब आंसर के तरीके से दिया हुआ होगा। जब हम छोटे आंसर लिखते हैं और उनमें बहुत ज्यादा बातें लिख देते हैं, बहुत ज्यादा वर्ड्स, तो वो गलत होता है। और जब हम बड़े आंसर दे रहे हैं और उसमें प्रॉपरली अपनी बात को इंटरप्रेट नहीं करते तो भी गलत होता है। तो इस तरह के आंसर जब भी आप दो तो सबसे पहले बैकग्राउंड उस चीज का आप रिफ्लेक्ट करोगे, आप सबसे पहले उसकी भूमिका बांधोगे ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि आप कहना क्या चाह रहे हो। 1980 और 1990 के दशक में एक व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसमें संस्थागत और तकनीकी, टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल दोनों ही सुधार किए गए थे। अब क्या थे? सबसे पहला, सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी के खिलाफ फसल बीमा के प्रावधान। जब हमने 30 शब्दों वाला उत्तर दिया तो सिर्फ फसल बीमा का प्रावधान लिख के छोड़ दिया, लेकिन जब हम 120 शब्दों में आंसर देंगे तो पूरी उसकी जानकारी हमें देनी जरूरी है।
सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी के खिलाफ फसल बीमा के प्रावधान, ग्रामीण बैंकों की स्थापना, किसान को फसल ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सहकारी समितियां और बैंक कम ब्याज दर पर, किसान क्रेडिट कार्ड जिसको केसीसी कहा जाता है, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना PAIS, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, रेडियो और टेलीविजन पर किसानों के लिए विशेष मौसम बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम, और लास्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो बहुत इंपॉर्टेंट है, MSP, इसको आपको भूलना नहीं है। तो ये सारे सुधार, ये सारे प्रोग्राम जो है वो सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। सो द क्वेश्चन इज सजेस्ट मेजर्स taken by the government to ensure increase in agriculture production. So answer will be in 1980s and 1990s a comprehensive land development program was initiated. ठीक है ना, बहुत ही वृहद तरीके से चलाया गया था और इसीलिए उस समय हरित क्रांति की शुरुआत भी हुई थी। हरित क्रांति ने उस समय सबसे ज्यादा रफ्तार पकड़ी थी। Included both institutional and technological reforms. So the provisions in these reforms were provisions for crop insurance against drought, flood, cyclone, fire and disease. Then establishment of Grameen banks, then cooperative societies and banks for providing loans facilities to the farmers at lower rate of interests. And Kisan credit cards aka KCC, personal accident insurance scheme, special weather bulletins and agricultural program for farmers on radio and television and minimum support price. तो ये वो इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हैं जो सरकार द्वारा किए गए थे। बिल्कुल आप इसको इस तरह से पूरी तरीके से लिखेंगे ताकि आपका आंसर जो है परफेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। इसको इस पॉइंट को हमने आपको पिक्टोरियल तरीके से समझाया था उस समय जब हमने वीडियो में ये चैप्टर में ये वाला टॉपिक लिया था, तो एकदम पिक्चर के माध्यम से बताया था। अब आपको ये बताते हैं कि इसको लिखना कैसे, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो इसको लिखना कैसे है। क्वेश्चन क्या है फिर से देखते हैं, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखो। यानी आपको कुछ नहीं है कि इसकी अच्छाई बुराई कुछ भी नहीं, सिर्फ कह दिया कि टिप्पणी लिखो, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव औपनिवेशिक काल से ही महसूस किया जाता रहा है, आज की बात नहीं है, ये पहले भी, क्योंकि यही वैश्वीकरण था, यही इंडस्ट्रियलाइजेशन था, औद्योगिकीकरण था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स भारत में आए, उन्होंने भारत को अपना कॉलोनी बनाया, अपना उपनिवेश बनाया और यहाँ की जो भी संपदा थी उसका दोहन करना शुरू किया। कच्चा कपास और मसाले भारत से निर्यात की जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएं थी उस टाइम, ठीक है, क्योंकि कपास जो है सूती कपड़े, हम सब जानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो शुरू हुआ उसके बेसिक में सूती कपड़ों के कारखाने ही थे। 1917 में भारतीय किसानों ने ब्रिटेन के फलते फूलते कपड़ा उद्योग को डाई की आपूर्ति करने के लिए खाद्यान्न के स्थान पर नील उगाने के लिए मजबूर किए जाने के खिलाफ चंपारण में विद्रोह किया। ये भी हमने इवेंट डिस्कस किया था कि नील जो है, आज तो सिंथेटिक नील बना ली जाती है, लेकिन पहले सिंथेटिक नहीं बनती थी, नील जो है नेचुरल होती थी, इंडिगो जिसे कहते हैं। वो इंडिगो की खेती करने पर, लगातार खेती करने पर भूमि की उर्वरता में कमी होती है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि अंग्रेजों को इसकी जरूरत थी तो उन्होंने भारतीय किसानों को मजबूर किया कि आप नील की खेती करो, और वो भी बटाईदारी में, ठीक है ना। वो भी ऐसे नहीं कि भाई आप खेती करो और फसल होए वो हमें दे दो, हम भी खरीद लेंगे। बटाईदारी में उसको शुरू किया। इसकी वजह से किसानों को बहुत दिक्कत हुई और उन्होंने चंपारण में विद्रोह किया। तो ये पॉइंट आपको लिखना क्यों है, क्योंकि ये दो देशों के बीच की बात है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल है, ये अंतर महाद्वीपीय इवेंट्स हैं, तो इसीलिए इसको भी वैश्वीकरण में गिना जा सकता है। इस प्रकार वैश्वीकरण भारतीय कृषि के लिए वरदान भी रहा है और अभिशाप भी रहा है। वरदान इसलिए रहा है क्योंकि अब हमने जाना कि नए नए जो है टेक्नोलॉजिकल सुधार कैसे किए जा सकते हैं, खेती में मशीनें कैसे काम में ली जा सकती है। जो पहले हम लकड़ी के हल से और इस तरह से खेती होती थी, अब किसानों ने जाना कि मशीनें भी काम में ली जा सकती है, ट्रैक्टर से परिचित हुए और भी बहुत सी चीजों से परिचित हुए, और ये जाना कि संकर बीज क्या होते हैं, ज्यादा पैदावार कैसे ली जा सकती है, सिंचाई के नए नए तरीके क्या हो सकते हैं, ये सब जाना। तो ये हमारे लिए वरदान रहा। लेकिन अभिशाप क्या रहा,
अंग्रेजों ने अपने लाभ की पूर्ति के लिए, अपने फायदे के लिए सिर्फ ऐसी फसलें उगाने पर मजबूर किया जो कि उनके कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ही सही थी। तो इसलिए ये हमारे लिए अभिशाप भी रहा। उदारीकरण के बाद, उदारीकरण कब शुरू हुआ? 1991 में। हम सबको पता है कि 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है इंटरनेशनल मार्केट के लिए खोल दिया गया था, तो इसीलिए उस दौर को उदारीकरण कहा जाता है। तो उदारीकरण के बाद भारतीय किसानों को विकसित देशों की अत्यधिक सब्सिडी वाली कृषि से प्रतिस्पर्धा के रूप में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? ये जब हमने वीडियो देखा था, बनाया था ये वाला वैश्वीकरण वाला, तब हमने डिस्कस कर लिया था कि सब्सिडी जो है बाहरी देशों में किसानों को बहुत ज्यादा दी जाती है। अब भारत में इतनी सब्सिडी दी भी नहीं जा सकती क्योंकि 55% जनसंख्या कनेक्ट है इससे। तो ऐसे में इतने लोगों को सब्सिडी देना सरकार के लिए भी एकदम संभव नहीं हो सकता। तो बाहरी देशों में जब इतनी सब्सिडी किसानों को दी जाती है खेती के लिए, तो उनके लिए लागत कम पड़ती है और कम लागत में उनको फायदा ज्यादा होता है। तो ऐसे में भारतीय किसानों के लिए अंतरराष्ट्रीय किसानों के साथ कंपीट करना, उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये छोटे और सीमांत किसानों की स्थितियों में सुधार, हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभावों का मुकाबला करने, जैविक खेती को विकसित करने और बढ़ावा देने और अनाज से उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए फसल पैटर्न में विविधता लाने द्वारा भारतीय कृषि को सफल और लाभदायक बनाने की आवश्यकता को प्रेरित करता है। अब इसके हमने नुकसान देख लिए, इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो छोटे किसानों की स्थिति में सुधार किया जाए। हरित क्रांति के जो गलत प्रभाव पड़े हैं, इतना ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स के उपयोग से, तो उसकी जगह जो है जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। ऑर्गेनिक जो खेती होती है फार्मिंग, उसको बढ़ावा दिया जाए। अनाज से उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए ज्यादा फसल पैटर्न बनाए जाए। हमने देखा था कि जिस तरह चिली में होता है, जिस तरह इटली में होता है, उसी तरह फसल प्रारूप विकसित किए जाएं। ये सब जो है इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये जो समस्याएं पैदा हुई है उसके। तो ये इसका प्रॉपर आंसर होता है अगर हम बात करें वैश्वीकरण के भारतीय कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों की। Question is, write a comment on the impact of globalization on Indian agriculture. The impact of globalization on Indian agriculture has been felt since colonial time. क्योंकि उसी समय से ये सब शुरू हो गया था कि वो हमारे यहाँ से क्रॉप्स ले जा रहे हैं, अपने यहाँ माल बना रहे हैं, हमारे ही मार्केट में वापस खपा रहे हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन का सबसे बेहतरीन उदाहरण था। Raw cotton and spices were important export items from India. In 1917, Indian farmers revolted in Champaran against being forced to grow indigo in place of food grains in order to supply dye to Britain's flourishing textile industry. Thus, globalization has had its boons and bans for Indian agriculture. सिर्फ boons ही नहीं पड़े, कुछ गलत प्रभाव भी पड़े, कुछ सही प्रभाव भी पड़े। Post-liberalization, Indian farmers face new challenges in the form of competition from highly subsidized agriculture of developed nations. This prompts the need of making Indian agriculture successful and profitable by improving the conditions of small and marginal farmers. तो ये इसके solutions हो जाएंगे। By improving the conditions of small and marginal farmers, contouring the negative effect of green revolution, developing and promoting organic farming, and diversifying cropping pattern from cereals to high value crops. हालांकि ये थोड़ा मुश्किल होता है कि आप सीरियल से हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ जाएं, लेकिन हमें इस तरह का एक पैटर्न विकसित करना होगा। तो ये सब है वो तरीके जिससे कि ग्लोबलाइजेशन के जो भी नकारात्मक प्रभाव हैं उनसे मुक्ति पाई जा सके। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करो। तो स्टेपल फूड के रूप में हमने एक क्वेश्चन और देखा था कि जिसमें कहा गया था कि चावल कहाँ कहाँ उगाया जाता है। ठीक है ना, मैंने आपको उस समय भी यही कहा था कि आपको ध्यान में ये रखना है कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। उस समय सिर्फ ये पूछा गया था कि कहाँ उगाया जाता है। अब पूछा जा रहा है कि चावल की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियां कौन सी है सबसे उपयुक्त।
तो सबसे पहले आपको, जैसा मैंने कहा कि अगर बड़ा क्वेश्चन है तो आपको सबसे पहले बैकग्राउंड उसका देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चावल भारत की सबसे प्रमुख फसल है। विश्व का 29% यानी 29% उत्पादन भारत में होता है। विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का है और भारत की जो कुल कृषि योग्य भूमि है उसके 25% हिस्से पर चावल बोया जाता है। 25% भाग पर बोई जाने वाली फसल है चावल। इसके लिए उपज के लिए अनुकूल दशाएं कौन कौन सी है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान, यानी तापमान बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म इलाकों में चावल नहीं उगाया जा सकता। वर्षा जो है वो 125 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए होती है। उपजाऊ चीका या दोमट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी चाहिए होती है जिसमें ह्यूमस बहुत ज्यादा हो, और ऐसी मिट्टी चाहिए होती है जो नमी को धारण करके रख सके। ऐसा नहीं है कि जिस तरह हमारे राजस्थान की बलुई मिट्टी में नमी ज्यादा देर टिक नहीं पाती, वो मिट्टी उस नमी को जल्दी से ही ड्रॉप कर देती है, तो वैसी मिट्टी नहीं चाहिए। ऐसी मिट्टी चाहिए होती है जो नमी को ज्यादा से ज्यादा धारण करके रख सके। इसके उपज क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तरी पूर्वी मैदान, तटीय क्षेत्र और डेल्टाई प्रदेश है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी चावल उगाना संभव हो पाया है। यानी अब जब हम बड़े आंसर की बात करते हैं तब हमें पूरी की पूरी जानकारी उस चीज के बारे में देनी होती है। So the question is, describe the geographical conditions required for the growth of rice. Rice is the most important crop of India. 29% of world production is produced by India. Second place in the world after China, and crops sown on 25% of the total agricultural land in India. Favorable conditions are temperature from 20 degrees to 24 degrees centigrade, and rainfall should be 125 to 200 centimeters annual. ये इसके लिए रेनफॉल चाहिए होती है। Soil should be fertile clay or loamy or fertile alluvial soil. इनमें से कोई भी ऐसी मिट्टी जो ज्यादा से ज्यादा ह्यूमिडिटी को होल्ड करके रख सके। Growing areas are northeastern plain, coastal regions and delta region. Due to the density of canal network and tube wells, it has been possible to grow rice in some areas of Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and Rajasthan. तो ये चावल का किस तरह से ग्रो किया जाता है और क्या क्या इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस है, इनका पूरा का पूरा जो है वो डेटा इसमें दिया गया है। तो आपके क्वेश्चन आंसर यहीं तक है इस वीडियो में, इसलिए इतना ही। आपने अगर क्वेश्चन आंसर करने हैं तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो आराम से। ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम यही आती है कि जब हम क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो वर्ड टू वर्ड क्या क्या लिखा जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो आपकी समस्या का सोल्यूशन यहाँ हो गया है। आप इससे हेल्प लीजिए और अपने क्वेश्चन आंसर को परफेक्ट बनाइए। आगे हम बात करेंगे, अब तक हमने ज्योग्राफी पढ़ा है, आगे से हम और भी सेक्शंस जो हैं वो शुरू करने वाले हैं जल्दी। मे बी इकोनॉमिक्स शुरू कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे सेक्शंस जो हैं वो इक्वल मार्क्स के हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।